सेकेंड लेक्चर ही है ना आज? PJ1013 कुछ होमवर्क दिया था क्या? ओके, तो लास्ट टाइम मैंने सिस्टम्स, कौन बोल रहा है? बोलो क्या? ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब सारे लॉज जो हैं वो देख लेते हैं शॉर्ट में, और फिर आगे प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ओके, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया है कि जब तक किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है ना? इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया कहते हैं बॉडी का वो वर्च्यू है जिसकी वजह से वो मोशन में चेंज का अपोज करती है, ठीक? अब इनर्शिया का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप ऐसे देखो, मान लो एक टॉय कार है और एक असली कार है, दोनों 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं। आप दोनों के आगे अपनी टांग लगा दो तो टॉय कार टांग से रुक जाएगी और असली कार नहीं रुकेगी, है ना? तो असली कार के मोशन में चेंज करना डिफिकल्ट है। इवन असली कार की बजाय अगर एक ट्रेन हो जो 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही हो और आप आगे टांग लगा दो, आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो इस केस में भी आपको जो है ट्रेन के मोशन में चेंज करना आसान नहीं है, टॉय कार में आसान था। डिफरेंस क्या है दोनों में? मास का, वेलोसिटी तो सेम ही थी ना, ठीक? तो मोशन में चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है अगर बॉडी का मास ज्यादा हो तो मास को ही हम क्या कहते हैं? ये मोशन का इनर्शिया है, ठीक है ना? एक्चुअली मोशन भी दो तरीके के होते हैं, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन, ठीक? ट्रांसलेशन मोशन में मास जितना ज्यादा होगा मोशन में चेंज करना उतना डिफिकल्ट होगा। तो इन ट्रांसलेशनल मोशन मास ही इनर्शिया है, ठीक है? रोटेशनल मोशन तो वहां पे एक दूसरी क्वांटिटी आती है जिसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाम तो सुने होंगे, है ना? तो जैसे यहाँ मास ज्यादा हो तो मोशन में चेंज करना डिफिकल्ट होता है, वहां अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो तो रोटेशन में चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन रोटेशन मोशन इनर्शिया क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया, ठीक? अब इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसे अगर आप थोड़ा फील करना चाहते हो तो ये चीज ध्यान रखो, अगर कोई फोर्स थोड़ी देर के लिए एक्ट करता है, छोटा फोर्स थोड़ी देर के लिए, तो उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, तो उसका लगना या ना लगना बराबर होता है, ठीक? तो इस चीज को अगर आप थोड़ा फील करके इसके एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आपको ये एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएंगे कि क्यों हो रहे हैं। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर पैसेंजर है मूविंग बस में, अगर अचानक से ब्रेक मार दिया जाए तो क्या होता है? तब आगे गिरते हैं,
ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरी बॉडी आपकी मोशन में रहती है बस के साथ में। जैसे ही बस पे ब्रेक लगता है, बस की पूरी बॉडी रुकती है और आपकी बॉडी के जो पार्ट्स भी बस के साथ कांटेक्ट में है वो रुक जाते हैं क्योंकि फोर्स लगता है उन पे। लेकिन मुंडी अगर कांटेक्ट में नहीं है, और जो जाहिर सी बात है पीछे से भले ही कांटेक्ट में हो, आपने सपोर्ट ले रखा है, आगे तो कुछ नहीं है, तो ये अपने मोशन को बनाए रखती है, इसलिए आगे झटका लगता है। ठीक। इसका ठीक उल्टा होता है। ट्रेन में जब ट्रेन स्टार्ट होती है तब अचानक पीछे झटका लगता है, और ये तो लगता ही लगता है, सबको फील हुआ होगा जो भी ट्रेन में बैठा है ना। तो ये भी क्यों लगता है, क्योंकि पूरी बॉडी रेस्ट में है। जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो बॉडी के जिन बॉडी पार्ट्स पे फोर्स लगता है ना वो आगे बढ़ जाते हैं, बाकी अपने इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पे रहता है। तो एक्चुअली बाकी बॉडी आगे बढ़ गई, जैसे सर है तो वो पीछे ही रह गया, तो पीछे की तरफ झटका फील होता है। ठीक है ना। ऐसे ही ये दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर कपड़े में धूल लगी है, झटका दे दो तो धूल हट जाती है, सारी नहीं लेकिन काफी। ऐसे पानी हटाने के लिए भी आप झटका देते हो तो हट जाता है। ठीक है ना। तो झटके से क्यों हट जाता है, तो इसकी वजह भी इनर्शिया है। आप अचानक से फोर्स लाए कपड़े को हटा देते हो, लेकिन पानी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता तो वहीं रह जाता है। ठीक है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, और इस पे एक क्वेश्चन है जो मैं आपको देता हूँ, इनर्शिया अप्लाई करके आप उसका आंसर देना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हाँ, ध्यान रखना कोई भी बॉडी मूव नहीं करना चाहती, मूव तभी करेगी वो जब फोर्स लगेगा, और यही मान के आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये दो ब्लॉक हैं, ये एम और ये भी एम, ये आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं जो हैंग कर, जिससे जो है दोनों हैंग कर रहे हैं, और हमने एक हैमर लिया और इसको हिट कर दिया, नीचे वाले को वर्टिकली हिट किया है। ठीक है ना। ये है स्ट्रिंग ए और ये है स्ट्रिंग बी, और क्वेश्चन ये है कि किसको टूटना चाहिए, आपको आंसर देना है लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। क्या आंसर होना चाहिए, अभी तो ए बोले थे। ठीक, ए बिल्कुल गलत आंसर है, बी सही आंसर है, क्योंकि आपने हिट किसे किया, नीचे वाले को, है ना। जिसे हिट किया ये मूव करने की कोशिश करेगा, आपने इसे हिट नहीं किया, उसकी कोशिश होगी वो अपनी जगह रहे। ठीक। अब अगर ये मूव करना चाहता है, वो रुका रहना चाहता है, तो टूटेगा कौन, नीचे वाला। ठीक है ना। तो ये टूटेगा, राइट आंसर होगा इसका बी। बहुत सारी मूवीज में आप लॉ ऑफ इनर्शिया का वॉल्यूशन देख सकते हो। क्या हुआ यहाँ पे, अजीब लग रहा है। ओके। जैसे अगर मान लो रजनीकांत की मूवी है और एक विलन खड़ा है सामने और रजनीकांत पेट में मुक्का मारता है। हाँ, रजनीकांत को नहीं जानते। हाँ, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो विलन करीब 20 मीटर पीछे जाके तो गिरता ही है। प्रैक्टिकली अगर मान लो सही में रजनीकांत में इतनी ही ताकत है, रोबोट मूवी वाली, और वो सही में इतनी तेज मार दे कि फोर्स इतना लगे, क्या विलन उतना पीछे जाके गिरेगा? नहीं। अगर आपने इतनी तेज मुक्का मारा तो आपका मुक्का आर पार हो जाएगा, आर पार नहीं हुआ तो यहीं से टूट जाएगा, इतनी बॉडी वही डैमेज हो जाएगी। बाकी पोर्शन वो ऐसे, जैसे एक रॉड है और तुमने बीच से मारा तो क्या होगा, टूट जाएगा ना यहीं से, और यूं ऐसे बेंड हो जाएगा, आदमी भी ऐसे ही बेंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो जो मोशन में दिखाते हैं कि जोर का मुक्का मारा तो चला गया 20 मीटर, पॉसिबल ही नहीं है।
यूं मारा किसी को और वो उछल के पीछे गिरा 10 मीटर, देखा होगा। यूं मारा तो यूं मार दोगे, पीछे लुढ़क के गिर जाए ठीक है, उछल के 20 मीटर गिर रहा, इतना मोमेंटम दोगे तो ये पूरा हिस्सा जबड़े समेत उखड़ जाएगा, बाकी बॉडी वहीं रह जाएगी। ठीक है ना। ऐसी लाठी है, लाठी से भी दिखाते हैं, यूं मारा खट से और सामने जो विलन था 20 मीटर दूर गया, इतनी जोर लाठी मारोगे तो लाठी तीर की तरह काम करेगी, आर पार हो जाएगी। ये सारी जो चीजें दिखाते हैं ना मूवीज में, अब वो तो जाहिर सी बात है सही में नहीं मारते हैं, लेकिन जो ओवरऑल फाइनली वो रिप्रेजेंट भी करते हैं वो भी फिजिक्स के लॉज की ऐसी की तैसी कर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ वैसे तो न्यूटन ने दिया था कि भाई अगर एक पार्टिकल है तो उन्होंने लिखा था कि जो एफ नेट एक्सटर्नल होगा, या पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल लिखने की जरूरत नहीं है, जो एफ नेट होगा ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है ना। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं। तो डिटेल ये है एक्चुअली कि एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, या पहले मैं चलो एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, सारे पार्टिकल पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके सम को मैं कहता हूं एफ नेट। और जो नेट होता है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। फोर्स का काम ही होता है मोमेंटम सप्लाई करना। तो जितने फोर्स भी एक पार्टिकल पे लग रहे होंगे वो सब क्या कर रहे होंगे, सब मोमेंटम सप्लाई कर रहे होंगे। तो नेट मोमेंटम चेंज का रेट नेट फोर्स के बराबर होता है। अब यहां से इसको लिखते हैं, ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ एम वी वैक्टर। और अगर मान लो मास भी वेरिएबल है तो आप इसे लिखोगे एम डी वी वैक्टर अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। ठीक है। लेकिन मास हमारे किसी क्वेश्चन में, खासकर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, मास को वेरिएबल नहीं लेते। ठीक है। तो अगर मास कांस्टेंट है तो इसी को लिख देते हैं फिर एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू डीवी बाई डी टी, यानी कि ए वेक्टर। ये किसके लिए हमने लिखा है, फॉर ए पार्टिकल। तो ये इक्वेशन भी किसके लिए है, पार्टिकल के लिए। ठीक। अगर आप एक सिस्टम के लिए सेम इक्वेशन लिखते हो, तो यही इक्वेशन हो जाती है एफ नेट एक्सटर्नल। ठीक। सिस्टम का अगर आप एक्सेलरेशन देख रहे हो तो आपको केवल कौन से फोर्सेस देखने हैं, एक्सटर्नल देखने हैं, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम, इंटरनल को देखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी एफ इक्वल टू एम ए जब एक सिस्टम के लिए लगाते हो तो एक्सेलरेशन भी किसका निकालते हो, वो सीएम का एक्सेलरेशन आता है। समझे या नहीं। अब मान लो एक सिस्टम में दो पार्टिकल हैं, ये m1 और ये m2। अगर इसका एक्सेलरेशन a, इसका भी a, तो सीएम का भी एक्सेलरेशन a होता है। ठीक है ना। तो अगर मैंने सीएम का एक्सेलरेशन निकाल लिया तो असल में दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लिया। लेकिन अगर इसका a1 और इसका a2, तो सीएम का एक्सेलरेशन कुछ a3 होगा। तो सीएम का एक्सेलरेशन निकाला तो ना इसका एक्सेलरेशन आया ना तो इसका आया। समझे या नहीं। इसीलिए आपको कंडीशन दी थी कि आप जब भी सिस्टम मानोगे तो आप क्या कोशिश करोगे, सिस्टम के हर पार्ट का एक्सेलरेशन सेम हो, ताकि जब आप F इक्वल टू एम ए लगा के एक्सेलरेशन निकालो तो असल में वो सीएम का एक्सेलरेशन है, लेकिन हर पार्ट का एक्सेलरेशन उतना ही हो जाएगा। समझे या नहीं। ओके। और ये जो इक्वेशन है वैसे तो वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन अगर आप कंपोनेंट लो तो इसी को ये लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, और एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड। यानी
जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबका एक्स कंपोनेंट ले लो और एक्सेलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट ले लो, तो ये रिलेशन उसमें काम करेगा। यानी अगर आपको एक्सेलरेशन का केवल एक्स कंपोनेंट चाहिए तो आपको फोर्सेस के भी केवल कौन से कंपोनेंट देखने हैं, एक्स ही देखने हैं। कोई डाउट है? यानी F इक्वल टू एम किसी एक लाइन या एक एक्सिस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन क्या है? फोर्सेज हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है कि जब भी दो बॉडीज फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पे, तो दोनों एक दूसरे पे लगाती हैं, ए बी पर तो बी भी ए पे, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखो, ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। एक स्ट्रिंग है और इससे ये ब्लॉक हैंग कर रहा, ब्लॉक का मास है m, तो इस पे mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर लग रही होगी। ब्लॉक मूव कर रहा क्या? इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए, तो T इक्वल टू एम जी होना चाहिए। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, है ना? ट्रू फॉल्स में लिखा है कि यहाँ जो T और एम जी है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ट्रू है कि फॉल्स है? दोनों इक्वल भी हैं, दोनों अपोजिट भी हैं, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। कल भी मैंने यही एग्जांपल दिया था आपको, तब नॉर्मल और mg लेके दिया था। जो एक्शन रिएक्शन होता है इसमें एक्शन ए लगाता है बी पे, तो रिएक्शन बी लगाएगा ए पे, है ना? अब यहां पे जरा देखो, ये mg कौन लगा रहा है किस पे? अर्थ लगा रही है ब्लॉक पे, तो mg का रिएक्शन क्या होगा? जो ब्लॉक लगाएगा अर्थ पे, ब्लॉक भी अर्थ को खींच रहा है ना, वो जो mg यहां हमने शो नहीं किया वो इस mg का रिएक्शन है। ये टेंशन कौन किस पे लगा रहा? स्ट्रिंग लगा रही है ब्लॉक पे, इसका रिएक्शन ये टेंशन होगी ऐसे, जो ब्लॉक लगाएगा स्ट्रिंग पे। समझे कि नहीं? तो ये टी और एमजी आपस में एक्शन रिएक्शन है क्या? नहीं है। वैसे ही जैसे नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन नहीं थे। कोई डाउट है? एक्शन रिएक्शन सेम टाइप के फोर्स होते हैं, और स्पेशली इस चीज का ख्याल रखना कि एक्शन रिएक्शन में एक अगर ए लगा रहा है बी पे तो दूसरा फोर्स बी लगाता है ए पे। कोई डाउट है? नोट कर लो। अर्थ और सन में किसका मास ज्यादा है? सन का। तो सन अर्थ पे ज्यादा ग्रेविटेशन लगा रही है या अर्थ सन पे ज्यादा लगा रही है? सोच लो, वो बहुत बड़ा है, बड़ा तो ज्यादा नहीं लगाएगा। एक्शन रिएक्शन है ना, तो दोनों बराबर ही होंगे ना। वैसे भी फॉर्मूले में m1 m2 आता है, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो m1 और m2 दोनों के मासेस का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो चाहे सन अर्थ पे लगाए चाहे अर्थ सन पे लगाए। कोई डाउट है? ओके। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमें सेकेंड लॉ को बार बार अप्लाई करना है, F इक्वल टू एम ए। और F इक्वल टू एम ए लगाने के लिए आपको पहले एक सिस्टम मानना होता है कि आप कितने को एक साथ देखना चाहते हो। उसके बाद जैसे ही आप सिस्टम डिसाइड कर लोगे, उसके बाद आपको उस पर सारे फोर्सेस शो करने होते हैं, केवल कौन सी? एक्सटर्नल। इसके बाद थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है, क्योंकि हमें यह देखना होता है कि मोशन कैसे होगा। ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं। ठीक? सारे फोर्सेस और एक्सेलरेशन को जब हम एक ही डायग्राम में शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम।
ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या शो करेंगे, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सेलरेशन। इसके बाद अगर सारे फोर्सेस और एक्सेलरेशन एक ही लाइन के अलोंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक्सिस मानते हैं एक्स और वाई और उनके अलोंग कंपोनेंट लेते हैं, फिर हर एक्सिस के लिए F इक्वल टू एम ए अलग अलग अप्लाई करते हैं। जैसे एक सड़ा हुआ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसे टफ करते जाएंगे। जी की वैल्यू हमेशा 10 ही लेना, ठीक है ना। आपसे कह रहा है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। देखते हैं, पहला स्टेप, हमारा सिस्टम डिसाइडेड है, कौन है, ब्लॉक ही है, इसी पे फोर्सेस देखने हैं, इसी का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले तो सारे फोर्सेस दिखाओ, 100 दिख रहा है, ये 100 भी दिख रहा है, इसके अलावा इस पे इसका वेट लग रहा है जो कितना है 40 न्यूटन। अर्थ लगाएगी ना भाई, खींचेगी, ग्राउंड के बगल में है तो mg तो लगाना ही है, ठीक। इसके अलावा एक और फोर्स है, जो कौन लगा रहा, ग्राउंड लगाएगा। फोर्सेस का याद रखो, जो फोर्सेस हमने पढ़ रखे हैं वही लगेंगे। कौन कौन पढ़ा था, फंडामेंटल को भूल जाओ, फालतू थे सारे। उसके अलावा क्या पढ़ा था, वेट। ग्राउंड के पास में चीज है तो mg लगाओ सबसे पहले, ठीक। दूसरा, आपका सिस्टम कहीं भी अगर टच कर रहा तो नॉर्मल लगा दूं, किसी भी और चीज को टच कर रहा तो नॉर्मल लगाना है। अगर स्ट्रिंग बंधी हुई है इससे तो टेंशन अप्लाई करनी है, ठीक है। और अगर स्प्रिंग, फिलहाल में लगाऊंगा ही नहीं स्प्रिंग, तो उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो अभी आपको केवल 3 फोर्सेस पे कंसंट्रेट करना है, एक mg, दूसरा नॉर्मल और तीसरा टेंशन। यहां स्ट्रिंग नहीं है, क्या बचा, mg और नॉर्मल एक ही जगह कांटेक्ट में है नीचू से, तो नीचू से इस पे नॉर्मल लग जाएगा ऊपर, इसको मैंने लिख दिया n प्राइम। और कोई फोर्स है इस पे, नहीं। अब एक चीज देखो, ब्लॉक है, नीचू तो जा नहीं सकता, या तो ऊपर जाएगा, हो सकता है ऊपर चला जाएगा क्योंकि ऊपर फोर्स है ना, और हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है, और हमें पता नहीं कि ये किधर मूव कर रहा है अभी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो मैंने मान लिया इधर एक्सेलरेशन है कुछ a1 और इधर कितना है a2। अगर हमें कंफर्म नहीं है किधर मूव कर रहा तो हमेशा कंपोनेंट मानो। अगर फोर्सेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो एक्सेलरेशन भी कैसा मान लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कोई डाउट है, अब ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ये वाला नहीं है, तो इसका कंपोनेंट ले लो। 100 का इधर कितना आएगा और ऊपर कितना आएगा 80 न्यूटन, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, उधर कितना लग रहा 100, इधर कितना है, तो मैं लिखता हूं F इक्वल टू एम ए, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान रखे हो उधर ही डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, उधर के फोर्सेस को पॉजिटिव लिखो, अपोजिट वाले को निगेटिव। तो ये डायरेक्शन है पॉजिटिव राइट की, तो 100 पॉजिटिव 60 निगेटिव, इक्वेशन बनेगी 100 माइनस 60, ये क्या हो गया, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक। इक्वल टू मास 4, 4 इंटू एक्सेलरेशन a1,
यो कितना हुआ 40, A1 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब जरा वर्टिकल को देखो, नीचे जो वेट है इसका केवल 40 न्यूटन है, ऊपर आपने लगा रखा है 80 न्यूटन। नॉर्मल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें अभी पता नहीं हो कितना होगा, हमें पहले देखनी पड़ेगी उसकी जरूरत है भी या नहीं है। तो अगर ऊपर 80 न्यूटन लगाओगे 40 न्यूटन के ब्लॉक पे, तो ये ऊपर उठेगा कि नहीं? और अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो नॉर्मल लगेगा क्या? कांटेक्ट ही छूट जाएगा, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर ये फोर्स कम होता 40 न्यूटन से तो क्या होता, नॉर्मल नॉन जीरो होता और ये वर्टिकली मूव नहीं करता। समझे कि नहीं? लेकिन अभी है ऊपर कितना 80, नीचे कितना है 40। केवल इन दोनों को देखो, नॉर्मल को पहले भूल जाओ, नॉर्मल हमेशा उतना लगेगा और तभी लगेगा जब जरूरत होगी, अगर जरूरत ही नहीं है तो नहीं लगेगा। समझे या नहीं? ठीक है ना? तो नॉर्मल को हटा करके देखो, ये 40 और ये 80, ब्लॉक किधर जाना चाहता है? ऊपर। ठीक, और ये 80 जब इसे ऊपर उठाएगा तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कोई डाउट है? तो यहां जो n प्राइम है ये कितना हो जाएगा, और ये ऊपर भागेगा कि नहीं? तो अब y डायरेक्शन में इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? एक्सेलरेशन किधर माने हो? ऊपर, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, 80 माइनस 40 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a2, और ये a2 भी कितना आ गया 10 मीटर पर, यानी ये जो ब्लॉक है ना आपका, ये तिरछा भागेगा ऐसे 10√2 मीटर पर सेकेंड से। कोई डाउट है? नहीं ना? तो वर्टिकल मोशन को हमेशा एक बार चेक कर लेना चाहिए, अगर ये ऊपर भागा तो नॉर्मल को 0 कर दो, ठीक है ना? और नहीं भागा तो फिर नॉर्मल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। इरेज कर दूं? बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व करो तुरंत। जी को 10 ही लेना। सबसे पहला काम सारे फोर्सेस शो करने हैं, फिलहाल केवल एक ही कांटेक्ट दिख रहा और एक mg तो लगाना ही है। हंड्रेड का इधर कंपोनेंट 80 न्यूटन और इधर कितना आएगा, है ना? अब यहाँ पे वर्टिकल में बताओ ये मूव करेगा कि नहीं? नीचे 80 न्यूटन है, ऊपर 60 है, मूव करे तो इसे नीचे जाना पड़ेगा जमीन फाड़ के, तो रोक लेगी जमीन, कितना नॉर्मल लगाएगी n प्राइम। तो वर्टिकली ये मूव यहाँ पे नहीं करेगा। कोई डाउट है? ये मूव करेगा केवल हॉरिजॉन्टल, एक्सलेशन होगा मान लो a। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे? एक ही फोर्स है 80 इक्वल टू मास है 8 और एक्सेलरेशन a। कितना हो गया 10 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, यानी ऊपर की तरफ के फोर्सेस का सम इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस का सम। समझे या नहीं? तो आप इक्वेशन बनाओगे n प्राइम प्लस 60 और नीचे कितना है 80, तो n प्राइम कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। कोई डाउट है इसमें? ये और इसके पीछे वाला दोनों केस समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। फिलहाल हम हर केस में आइडियल केस लेके चलेंगे। स्ट्रिंग जो भी यूज करूंगा वो मासलेस होगी, ठीक है ना, और फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो ब्लॉक हैं 7 kg और 3 kg के, उधर फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। आपसे कह रहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। अब सबसे पहला काम होता है मोशन एनालाइज करो, कैसे मोशन होगा। आप जानते हो दो ब्लॉक बांध के उधर खींचोगे तो दोनों एक साथ ही चलेंगे, कोई रोकने वाला तो है नहीं, है ना। जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना है ए ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम है तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो दोनों ब्लॉक को अलग अलग सिस्टम मान के एफबीडी बनाओ, और आप चाहो तो दोनों को एक सिस्टम मान के एफबीडी बना दो, ठीक है ना। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है तो एक सिस्टम मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब मान लो आपको एक्सेलरेशन निकालना है खाली, मैं दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूं ऐसे, ये गोला बना दिया मैंने, ये सिस्टम है। मेरे सिस्टम में आ गया दोनों ब्लॉक भी और ये स्ट्रिंग भी, ये सिस्टम में हो गया। तो अब क्योंकि ये मेरा सिस्टम है मुझे यहाँ की टेंशन फिलहाल नहीं दिखानी, ठीक है ना। मैं अलग से बना रहा हूं यहाँ पे, ये मेरा सिस्टम है जिसमें दोनों ब्लॉक हैं, यहाँ लिख देता हूँ एफबीडी ऑफ ब्लॉक्स, ठीक। इस पे आगे की तरफ इधर कितना फोर्स लग रहा 200 न्यूटन। टेंशन शो नहीं करना, वो अंदर है। पीछे कोई फोर्स लग रहा क्या? नहीं। इन दोनों पे ही ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा और दोनों का ही वेट नीचे लग रहा होगा, ठीक है ना। हालांकि हमसे नॉर्मल पूछा नहीं है, तो ऊपर नीचे के फोर्सेस दिखाएं या ना दिखाएं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी शुरुआत है तो हम थोड़ा तमीज से पेश आते हैं, ठीक है ना। नीचे मैंने दिखा दिया सिस्टम का वेट, अर्थ दोनों को खींच रही है कितने से 7 3 10, पूरा 10 kg का वेट, यानी कि 100 न्यूटन, ठीक है। ग्राउंड से दोनों पे नॉर्मल लग रहा N1 और N2, चाहो तो अलग अलग दिखाओ और चाहो तो कंबाइंड दिखा दो, फिलहाल कंबाइंड दिखा दिया N, या मन करे तो N1 प्लस N2, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। और कोई फोर्स है क्या जो इन पे लग रहा हो बाहर से? नहीं है। अब ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल में भागेगा, यहां दिखा देता हूं एक्सेलरेशन ए, ये मेरा एफबीडी कंप्लीट हो गया।
वर्टिकल की इक्वेशन में बनाऊंगा नहीं क्योंकि नॉर्मल मुझसे पूछा नहीं है, ठीक है। मैं बनाऊंगा केवल हॉरिजॉन्टल, एक ही फोर्स है 200 इक्वल टू मास, सिस्टम का मास, और सिस्टम में दोनों है तो 10, और एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं? अच्छा, इतना तो कर लिया हमने, ए निकाल लिया, लेकिन अगर कोई फोर्स कहता है फाइंड करने को तो हमें उसका एफबीडी बनाना पड़ेगा जिसपे वो लग रहा होगा। जैसे अगर मुझसे कह रहा है कि भाई यहाँ की टेंशन बताओ कितनी है, तो दोनों का कंबाइंड एफबीडी बना के फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों को अगर एक सिस्टम लूंगा तो टी इंटरनल हो गया, वो इक्वेशन में ही नहीं आएगा, और जो इक्वेशन में नहीं आएगा उसे पता कैसे करोगे। तो मैं किसका एफबीडी बनाऊंगा? या तो केवल 3 kg का, या तो केवल 7 kg का। तो यहां मैं अलग से बनाता हूं 3 kg। 3 kg पे अगर आप देखोगे तो ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है N1, नीचे लग रहा है इसका वेट 30 न्यूटन, आगे लग रही है टेंशन, और कोई फोर्स है क्या? नहीं है। एक्सेलरेशन इसका आपने पता कर लिया है पहले ही, कितना है 20 मीटर पर, क्या इक्वेशन आ जाएगी? वर्टिकल से बनानी ही नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल से बनाओ। एक ही फोर्स है टी इक्वल टू मास, सिस्टम का मास 3 kg, एक्सेलरेशन 20, कितना हो गया 60 न्यूटन। कोई डाउट है? आप चाहते तो 7 kg का एफबीडी बना लेते, वो भी बना के देख लेते हैं। तो 7 kg पे ऊपर लग रहा है N2, नीचे क्या लग रहा 70 न्यूटन इसका वेट, आगे लग रहा है 200 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स ये वाला, और पीछे लग रहा है इस पे टेंशन। ये चार फोर्सेज हैं, देख लो, है ना? गौर कीजिए, और गौर कीजिए। हो गया? एक्सेलरेशन इस साइड को है ए, क्या इक्वेशन बनेगी 200 माइनस टी इक्वल टू मास 7, एक्सेलरेशन 20। टी निकाल लो फिर उतना ही आ जाएगा। कोई डाउट है? तो इस केस में आपके पास ऑप्शन होता है, आप अलग अलग भी एफबीडी बना सकते हो, आप चाहो तो कंबाइंड भी बना सकते हो, ठीक है ना? हो गया? ऐसे ही एक क्वेश्चन और देता हूं, वो आप करो, फिर आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा सोच लो तो मोशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसे मूव करना है राइट में, राइट में ज्यादा फोर्स लग रहा 150 का ना, कितनी आ रही टेंशन 160 कैसे आएगी टेंशन? एक साइड लगाया ही 150 है, टेंशन इन दोनों से कम ही होगी, मतलब बीच में होगी। कितना 120? ये सही हो सकता है,
चलो चेक करते हैं। पहला काम होता है कि आपको मोशन एनालाइज करना है। आप देख के ही बताओ ये मूव किधर करेगा या करेगा भी कि नहीं। राइट में जाएगा, उधर ज्यादा दम लगा रखी है आपने, है ना। अब दोनों स्ट्रिंग से बंधे हैं तो ऐसा है नहीं कि ये लेफ्ट में भाग जाए वो राइट में भाग जाए, जाएंगे तो एक साथ ही। इवन जितना ये जाएगा उतना ही से ये भी जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। कोई डाउट? आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो इसका एफबीडी बनाओ, चाहो तो इसका बनाओ, चाहो तो कंबाइंड बनाओ। ठीक है, अब की चलो कंबाइंड नहीं बनाते हैं, केवल दोनों का अलग अलग बना के देखते हैं। ठीक है, इसमें टेंशन टी होगी, और अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे, इस पे लग रहा है आगे 150, पीछे टेंशन। mg नॉर्मल आपकी मर्जी हो तो शो कर दो, वैसे इक्वेशन उससे नहीं बनाएंगे। 30g और ऊपर लगा दिया n1। ठीक है, क्या अब ये एफबीटी कंप्लीट है हमारा। इसके इधर देखो, ये इस पे सारे फोर्सेस एक्सेलरेशन मैंने शो किया हुआ है। क्या इक्वेशन आएगी? एक्सेलरेशन किधर है? राइट में। राइट के फोर्स को लिखो पॉजिटिव, टी को लिखोगे निगेटिव, और इक्वेशन आ जाएगी 150 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना। अब मैं केवल 20 kg को देखता हूं, ये रहा 20 kg। इस पे फोर्स है ऊपर n2, नीचे 20g, आगे की तरफ t, वही t जो उस पे पीछे लगेगा, इस पे किधर लगेगा, और पीछे कितना, 100 न्यूटन। मूव किधर कर रहा? राइट में। राइट का फोर्स पॉजिटिव, लेफ्ट वाला क्या इक्वेशन लिखूं? t माइनस 100 इक्वल टू मास 20 इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दोगे तो ए आ जाएगा, ए पुट करोगे टी आ जाएगा। कोई डाउट है? इसे ऐड किया, ये कैंसिल, ये आ गया 50 इक्वल टू 50 ए इक्वल टू कितना हो गया, 1। फर्स्ट में पुट करते हैं 150 माइनस टी इक्वल टू 30, टी आ जाएगा 120 न्यूटन। कोई डाउट है? अगर कंबाइंड एफबीटी बनाते तो क्या इक्वेशन आती? अगर मैं कंबाइंड बनाता, दोनों एक साथ हैं, टेंशन शो नहीं करता। आगे लग रहा है 150, पीछे लग रहा है कितना, 100, और एक्सेलरेशन ए है आगे। क्या क्या 150 बोल रहे हो भाई? हाँ अच्छा, 1 कह रहे हो। ओके, मैंने एफबीडी बनाया है, मेरे को थोड़ा कम आता है ना। इक्वल टू मास 50, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन हो तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि एक बार कंबाइंड बना दो, क्योंकि उससे ए सीधे आ जाता है। ठीक है ना, सॉल्व करने में भी आसानी होती है। कोई डाउट है? आगे बढ़ जाए। यहां देखो, ये रोप है, यूनिफॉर्म रोप, मास सेम, लेंथ एल, और इसमें एक साइड इधर फोर्स लग रहा है एफ का। नीचे सरफेस स्मूथ है, आपको पहले ही बता रखा है, फ्रिक्शन हम लगाएंगे ही नहीं। ठीक है ना। आपसे करा फाइन टेंशन एट डिस्टेंस एक्स,
फ्रॉम राइट एंड, यानी यहां से x डिस्टेंस पीछे, यहां पे ये पॉइंट है, यहीं पे आपको टेंशन बतानी है। ठीक है, यहां की टेंशन कौन किस पे लगा रहा होगा? जिस पॉइंट पे टेंशन कहे उसके एक साइड का पार्ट दूसरे साइड पे, यहां के राइट की स्ट्रिंग लेफ्ट वाले पे, लेफ्ट वाली राइट पे लगा रही होगी। समझे या नहीं? नहीं, इंटीग्रेशन नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन समझ गए? और इस स्ट्रिंग में मास है तो यहाँ टेंशन वेरिएबल होगी, और वैसे हमने पढ़ा था मासलेस स्ट्रिंग हो तो टेंशन थ्रू आउट सेम रहती है। यहाँ पे टेंशन वेरिएबल होगी और मुझे यहाँ पे टेंशन निकालनी है। आप बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, और बीच में जुड़ा हुआ है स्ट्रिंग से, उस स्ट्रिंग की मुझे टेंशन निकालनी है। तो लास्ट क्वेश्चन में बेस्ट ऑप्शन क्या था? पहले तो पूरे का एफबीडी बनाओ और एक्सेलरेशन निकाल लो, है ना? यहाँ भी वही कहते हैं। इस पूरे पे एक ही तो फोर्स लग रहा है आपका, नॉर्मल एमजी तो छोड़ ही दो, उधर के लिए इक्वेशन हम वैसे भी नहीं बनाएंगे, है ना? तो हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, रोकने वाला कोई है क्या? तो ये मूव करेगा ना। एक्सेलरेशन है मान लो ए, क्या इक्वेशन बनेगी? F इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है यहाँ पे? अब अगर कोई फोर्स क्वेश्चन में फाइंड करने को कहता है तो वो जहां एक्ट कर रहा उसके एक साइड को सिस्टम मान लिया करो, उससे क्या होगा कि एफबीडी में वो फोर्स आएगा। समझे कि नहीं? आपको यहां की टेंशन निकालनी है तो या तो आप इसके राइट को सिस्टम मान लो या तो इसके लेफ्ट को, आपको कौन सा पसंद है? वैसे मुझे लेफ्ट पसंद था, लेकिन आपने कहा राइट तो राइट। ठीक है, अब इतने पे हम फोर्सेस देखते हैं, सारे यही शो कर रहा हूं। इतनी रॉड पे आगे लग रहा है एफ, पीछे ये वाले ने इसे पकड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, और स्ट्रिंग का ही एक पार्ट दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो भी क्या है? टेंशन। यही बताना ही है, ज्वाइंट पे दोनों पार्ट ने एक दूसरे को पकड़ रखा है ना, यही फोर्स बताना है। यही क्या है? टेंशन। कोई डाउट है? अच्छा, जितने पार्ट का एफबीडी बना रहे हो उसका मास कितना है? क्योंकि इक्वेशन में जरूरत पड़ती है। तो यहां देखो, ये है यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म का मतलब ही ये है कि आप इसके लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। यूनिटरी मेथड जानते हो ना? 5 किलो आलू 50 रुपए का, तो 1 किलो 5 रुपए का, और 100 किलो 500 का। ठीक है ना? तो वैसे ही आप यहाँ पे करोगे, एल की लेंथ का मास कितना है तो यूनिट का कितना होगा, और ये लेंथ कितनी है? एक्स, एक्स की लेंथ का कितना होगा? ठीक है, अब मैं इसके लिए इक्वेशन लगाऊंगा। फोर्स एक ही है, आगे एफ, और खैर दूसरा है पीछे की तरफ, कौन है? सिस्टम को केवल देखो, पीछे कौन सा फोर्स लग रहा? टी, इक्वल टू मास एम बाई एल इंटू एक्स। सिस्टम का मास लेते हैं जितने का मैं एफबीडी बना रहा हूं, इंटू एक्सेलरेशन ए। इसमें कोई डाउट है क्या? अब यहां से हमें टी निकालना है, तो पहले तो एफ माइनस टी इक्वल टू एम ए को एफ लिख सकता हूं, तो ये हो गया एफ एक्स बाई एल। तो टी कितना हो जाएगा? एफ 1 - x/L। कोई डाउट है? एट x इक्वल टू 0 टेंशन कितनी हो जाएगी? F के बराबर। फॉर्मूला बता रहा, देख लो। और एट x इक्वल टू L टेंशन कितनी हो जाएगी? 0। फॉर्मूला बता रहा है ना? अगर मैं ग्राफ भी यहां ड्रॉ करूं, मान लो टेंशन वर्सेस x, तो कैसा ग्राफ आएगा? शुरू में टेंशन सबसे ज्यादा है F की, x इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू L पे 0 हो गई है, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, वो आप देख सकते हो। लीनियर इक्वेशन है ना?
है कि नहीं? ऐसा ग्राफ बनेगा। अब एक चीज जरा गौर करते हैं जो आपको याद भी रखनी चाहिए। यहां पे टेंशन कितनी आई? एफ है। वहां देखो कितनी टेंशन है? एफ। क्यों आई एफ? ऐसे देखो, अगर मैं यहां पे एकदम छोटा टुकड़ा ले लूं जिसका मास टेंडिंग टू जीरो है, सोचो ये छोटा सा टुकड़ा, इसका मास कितना है? टेंडिंग टू जीरो। एक साइड अगर एफ लग रहा, दूसरी साइड इस पे लग रही है टी, अगर इसका मास ही जीरो है, टेंडिंग टू जीरो, तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी तो जीरो ही होगा ना। तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? इसीलिए टेंशन किसके बराबर है? एफ के बराबर है। समझे कि नहीं? और सिमिलरली अगर मैं एकदम पीछे छोटा सा टुकड़ा लूं, इस पे पीछू कितना फोर्स लग रहा? जीरो। इसका मास भी जीरो है, बहुत छोटा लिया है, तो इस पे भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। तो इस पे आगे टेंशन कितनी होनी चाहिए? जब पीछे ही कोई फोर्स नहीं है तो आगे क्यों होनी चाहिए? हमें तो नेट जीरो रखना है ना। समझे या नहीं? इसीलिए स्ट्रिंग या रॉड पे किसी एक सिरे पे जितना एक्सटर्नल फोर्स लगता है ना, उतनी ही टेंशन होती है। नहीं समझे? किसी भी स्ट्रिंग या रॉड, उसके किसी भी एक सिरे पे जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा, वहां उतनी ही टेंशन होगी। तो दो पॉइंट की टेंशन मैं बिना कुछ कैलकुलेशन के बता सकता था। एक फ्रंट पॉइंट की एफ, और दूसरा लास्ट पॉइंट की जीरो। कोई डाउट है? आगे बढ़ जाए। लास्ट पॉइंट ये है, इसका मास कितना है? छोटा सा पार्टिकल लिया, तो छोटा सा टुकड़ा लिया, उसका मास है टेंडिंग टू जीरो। इससे पीछे लग रहा है टी, या आगे टी लग रहा है, सॉरी, पीछे तो कोई फोर्स ही नहीं है ना। तो एफ इक्वल टू, आगे टी लग रहा, पीछे जीरो, तो नेट फोर्स हो गया टी इक्वल टू मास जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। अगर मास जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर एक साइड फोर्स होता तो दूसरा लग के उसे बैलेंस करता। एक साइड है ही नहीं तो दूसरी साइड भी कितना होगा? जीरो। ऐसे समझ लो जीरो। कोई डाउट है इसमें? जैसे ये क्वेश्चन देखो, रॉड पे एक साइड F1 लग रहा, दूसरी साइड F2 लग रहा, ठीक है। और आपसे कह रहा ए पे बताओ, बी पे बताओ, रॉड का जो मिड पॉइंट है वहां पर भी टेंशन बताओ। तो दो पॉइंट का तो बिना कैलकुलेशन के आप बताओगे। कहाँ का? ए का टेंशन एट ए कितना होगा? F1। और टेंशन एट बी कितना होगा? ए। क्या कि जीरो कौन बोला रे? अरे जीरो तब था जब वहां फोर्स नहीं लग रहा था। आपको क्या बताया? स्ट्रिंग या रॉड के एंड पे जितना फोर्स एक्सटर्नल लगेगा उतनी ही टेंशन होगी। तो अब तो वहां लग रहा ना F2, तो वहां टेंशन कितना होगा? वो F2 होगा। ठीक है। अब पूछ रहा है मिड पॉइंट पे, तो अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बाकी पॉइंट्स के लिए। ठीक है। क्या करोगे? पहले तो एक्सेलरेशन निकालोगे। वही प्रोसेस पूरा रिपीट करो। पहले एक्सेलरेशन निकालो पूरे का एफबीडी बना के, फिर यहां टेंशन निकालनी है तो इतने का एफबीडी बना लो। क्या? जब आपको नहीं पता तो आप कुछ भी मान लिया करो।
और जो मानो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर दो। समझिएगा नहीं? मान लो F1 बड़ा है, पूरी रॉड के लिए क्या इक्वेशन आएगी? आगे लग रहा है F1, पीछे लग रहा है F2, इक्वल टू मास m और एक्सेलरेशन a। इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है? इसके बाद यहां टेंशन निकालनी है। आगे को मैंने सिस्टम मान लिया, इतने पे आगे लग रहा है F1 और पीछे कौन लग रहा? टेंशन। क्या इक्वेशन लिखूं? F1 माइनस टी इक्वल टू मास, आधी रॉड लिए हो तो मास भी तो आधा होगा, m/2 इंटू एक्सेलरेशन, वो तो a ही है। ma की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, F1 माइनस टी इक्वल टू 1/2 F1 माइनस F2। तो t की वैल्यू हो जाएगी F1 माइनस F2/2। तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2/2। कोई डाउट है? हो गया? हो गया? ऐसे ये क्वेश्चन देखो, ये HC वर्मा में है। हेलो हेलो, हाँ अब आ रही ना? ओके। इधर फोर्स लग रहा है F, दो रोप है, बीच में एक ब्लॉक है, ठीक है ना? यहां पे टेंशन है T1, मतलब इन दोनों के बीच में जो टेंशन लग रही है आपस में वो कितनी है? T1। और यहां पे टेंशन कितनी है? T2। और कुछ भी नहीं है, यही तीन चीजें हैं। और आगे फोर्स F का लग रहा है, कोई और फोर्स बाहर से तो नहीं लग रहा, ठीक है ना? नॉर्मल mg के अलावा। आपसे कह रहा राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ F, T1, T2, मतलब इनमें कौन सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव था, मैंने इसे सब्जेक्टिव कर दिया है। ज्यादा लिखना नहीं है, ऐसे ही आंसर दे सकते हो। F बड़ा, फिर T2, फिर T1। चलो स्वयं वीके सर इसे बताएंगे। देखो यहाँ पे, और जैसे सोचवा रहा हूं वैसे सोचो। मोशन कैसे होगा? तीनों एक साथ राइट में जाएंगे, रोकने वाला तो कोई है नहीं ना। तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा a, है ना? एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरत होती है,
है कि नहीं? इन तीनों को मूव कौन करा रहा? एक्सटर्नल फोर्स कौन है? हमेशा जब भी पूछा जाए मूव कौन करा रहा तो एक्सटर्नल का नाम लेना, ठीक है ना? अगर मैं कहूं इन दोनों को मूव कौन करा रहा, अब एफ मत बोलना, कौन मूव करा रहा? वो T1। T1 ये आगे वाला रोप इस पे ऐसे लगा रहा होगा, T1। कोई डाउट है? और इसको मूव कौन करा रहा? T2 जो M प्राइम M पे लगा रहा होगा। समझे कि नहीं? तो अगर मैं सीधे इक्वेशन लिखूं, हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं स्मार्ट हूं, लेकिन T2 इक्वल टू केवल लास्ट वाले के लिए क्या लिखोगे? M इंटू ए। केवल M को ही तो मूव करा रहा वो। T1 इक्वल टू तो M प्राइम प्लस M, अब ये सिस्टम हो गया इंटू ए। और अगर मैं F लिखूं तो F इक्वल टू M प्राइम प्लस 2M इंटू ए। किसी को डाउट है इसमें? ए का ही एक्सेलेरेशन दे रहे हो, तो जितने ज्यादा मास को एक्सेलेरेशन दे रहा होगा उतने ज्यादा फोर्स होगा। सबसे बड़ा कौन है? एफ। फिर कौन है? फिर कौन है? और यही चीज लास्ट क्वेश्चन में भी थी। इसमें नहीं, इसके नहीं, इसके पीछे। ये सबसे ज्यादा टेंशन कहां थी? आगे। क्यों थी? क्योंकि इस पूरे को एक्सेलेरेशन कौन दे रहा था? एफ। ठीक है। अगर यहां की टेंशन देखो, मैंने कहा था ना मुझे पीछे वाले पार्ट को सिस्टम मानना ज्यादा पसंद है। अगर आप इतने को सिस्टम मानोगे तो इतने को कौन मूव करा रहा? ये टेंशन। अगर मैं कहूं इतने को कौन मूव करा रहा, तो यहां की टेंशन है ना। जितना मैं आगे से पीछे बढ़ता जाता हूं, टेंशन उतने कम पार्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? तो यहां पे इसीलिए फ्रंट से बैक जैसे जैसे जाओगे टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ सर समझ गया, ऐसे नहीं कहते, ये नहीं होता है। हाँ ऐसे होता है। कोई डाउट है? टाइम हो गया क्या? अच्छा अभी 6 ही बज रहा। 3 से 6, 6:15 तक है ना? ओके 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 ठीक है। ओके ओके ओके। क्या? ये लो, लिख लो। ये वाला थोड़ी था, कहाँ गया क्वेश्चन? ये हो गया। चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसा HC वर्मा में दिया हुआ है। ये रॉड है, 3 मीटर लेंथ है, 3 kg मास है। इधर लग रहा 32 न्यूटन और इधर लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है। ये पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस यहां से 1 मीटर है, और आपसे कहा है फाइंड T एट P। चलो खटाखट सॉल्व करके आंसर दे दो। गुड। 8 न्यूटन।
नहीं, 20 न्यूटन से कम टेंशन तो इसमें टैलेंटेड लोग ही बता पाएंगे। आंसर 20 और 32 के बीच में ही कुछ आएगा। 8 तो आ ही नहीं सकता। सॉल्व करो, पहले निकालो एक्सेलरेशन, फिर जहां टेंशन निकालनी है उसके एक साइड को सिस्टम मान लो, उसका मास निकालो और उस पे फोर्सेस देखो, F इक्वल टू एम ए लिखो। हाँ, बाकियों को भी कर लेने दो। हम्म, 26। चलो, वैरायटीज के आंसर नहीं चाहिए, इससे मजा आता है कि नहीं? एक आध आंसर है तो कुछ मजा ही नहीं आता। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन चेक करता हूँ, मुझे आंसर याद नहीं है। पूरे को सिस्टम लिया, एक फोर्स राइट में और एक लेफ्ट में, कितना है 32 और 20, जाएगा तो इधर ही ना। क्या इक्वेशन लिखूं? 32 पॉजिटिव 20 निगेटिव, मास इसका 3 kg और एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? अब चलो, इतने को मैंने सिस्टम लिया, इतने पे लग रहा 32 न्यूटन राइट में, है ना? पीछे की तरफ ये वाला पोर्शन इसे खींच रहा होगा, कितना टेंशन लगाएगा? टी। ठीक है, मास कितना है इसका? तो 3 मीटर का 3 kg है, तो 1 मीटर का कितना होगा? 1 kg। तो इसका मास हो गया 1 kg। क्या इक्वेशन लिखे? राइट में है 32, लेफ्ट में है टी, मास है इसका 1 और एक्सेलरेशन 4, टी इक्वल टू आएगा 28 न्यूटन। हो गया। आगे बढ़ जाए। टेन केजी का ब्लॉक, मतलब प्लैंक कह लो इसे, ऊपर एक ब्लॉक है 1 kg का, सरफेस स्मूथ है सारे, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और इस पे 11 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। 10 मीटर ले लो, अच्छा फील होगा, क्या को सेंटीमीटर, सब मीटर मीटर है, ठीक है ना? हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसका साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, 10 मीटर वो पूरा ही है। ठीक, अब यहाँ से हम इसे फोर्स लगा रहे हैं, आपसे पूछा कितनी देर बाद ब्लॉक गिर जाएगा। 1 kg ब्लॉक 10 kg के ऊपर से गिर जाएगा।
सबसे पहला काम होता है हमारा मोशन को एनालाइज करना, है ना। नीचे 10 केजी को धक्का दोगे तो ये तो राइट में जाएगा ही। ऊपर 1 केजी के साथ क्या होगा? हाँ, इसके ऊपर रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साथ में जाएगा। किधर जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। अब यही चीज सोचने की थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ कायदे से ऊपर वाले ब्लॉक का, है ना, 1 केजी का, कौन कौन से फोर्सेस 1 केजी पे लग रहे हैं? नॉर्मल लग रहा है ऊपर, इसका नीचे लग रहा है 1 न्यूटन, 1 केजी, 1 जी, mg। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? तो क्यों मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, है ना। ठीक, तो इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? यानी वो मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। मूव कौन करेगा? नीचे वाला। ठीक, अब नीचे वाले पे देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 11 न्यूटन। ठीक है ना। कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या इस पे, 10 केजी पे? ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, लेकिन वो वर्टिकल लगाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं। तो कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? A1 इक्वल टू फोर्स बाई मास, एक ही फोर्स है, कितना? 11, और मास कितना है? 10। 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या होगा, ऊपर वाला अपनी जगह रहेगा, नीचे वाला नीचे से सरक जाएगा, और जब नीचे वाला 10 मीटर आगे बढ़ जाएगा तब ये यहीं पे नीचे गिर जाएगा। हाँ, देवी। मास ऐड होगा कि नहीं होगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अब आप खुद बताओ, आपने सिस्टम किसको माना, दोनों को या केवल नीचे वाले को? एक्सेलरेशन आप किसका निकाल रहे हो? ऊपर वाले का तो डिसाइड कर चुके ना, 0 है। नीचे वाला तो मूव कर रहा, दोनों को एक सिस्टम तो हम मानेंगे ही नहीं, पाप लगेगा। बोला था पहले ही, एक्सेलरेशन डिफरेंट हो तो एक सिस्टम नहीं मानना। तो अभी मैंने सिस्टम किसको माना है? नीचे वाले को। मैं मुझे नीचे वाले का एक्सेलरेशन निकालना है। मास किसका लिखते हैं? सिस्टम का। और मेरा सिस्टम कौन है? नीचे वाला। तो F इक्वल टू एम ए में मास किसका आएगा? नीचे वाले का। ये 11 न्यूटन मैंने इसीलिए दिया था ताकि आपके अंदर फील आए कि 10 केजी में 1 केजी ऐड कर देना चाहिए। मतलब जिस तरीके से कैलकुलेशन आसान हो रही होती है, आदमी का दिमाग खुद ही उधर खींचता है उसे। तो आपने ऐड किया ना। ठीक, तो ऐड नहीं करना था। ठीक है ना, आपने नहीं किया, वेरी गुड। तो 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है? अब ये एक्सप्रेशन आ गया, ये यही रहेगा और नीचे वाला नीचे से सरकता जाएगा। फाइनली जब ये एंड यहां पहुंच जाएगा उसके बाद ये नीचे गिर जाएगा। समझे या नहीं? तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा नीचे वाले को? 10 मीटर। और अब मैं लगाऊंगा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एल है 10 मीटर मूव करना है, हाफ एक्सलेशन है 1.1, चाहो तो 11/10 लिख दो इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आएगी 10√2/11 आंसर हमेशा अच्छा है, कोई जरूरी नहीं होता। कई बार टीचर क्वेश्चन को गंदा कर देता है। कोई डाउट है? तो इवन ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, आपको इंडिविजुअली सबके मोशन को सोचना है, ये नहीं सोचना है कि नीचे वाले के ऊपर है तो साथ में जाएगा ही। ट्रक पे नहीं बैठा है वो। हो गया? हो गया?
यहाँ देखो ये एक स्मूथ इंक्लाइन है, ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, हमने रेस्ट से रिलीज कर दिया इसे, ठीक। या फिर अगर थ्रो भी कर दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इस केस में अगर आप ब्लॉक पे देखोगे, अपने आप मूव कर रहा, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो mg से मूव करा रहा, ये और इंक्लाइन पे रखा है तो इंक्लाइन के लॉन्ग नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा, है ना। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, उड़ी नहीं मारेगा। तो यहाँ पे mg ऐसे लग रहा, और ब्लॉक पे एक दूसरा फोर्स लगेगा नॉर्मल, कौन लगाएगा, इंक्लाइन। कोई तीसरा फोर्स फिलहाल इस पे नहीं है, ठीक है। और मोशन आप जानते हो, या तो ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो मैं mg का भी कंपोनेंट लेता हूँ नीचे और इधर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, और mg का इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा, इधर कितना हो जाएगा mg कॉस थीटा। जिसका कंपोनेंट ले लो उसे एक बार कट कर देना चाहिए, ठीक है। अब एक्सेलरेशन देखोगे तो नीचे तो ये आएगा किसी एक्सेलरेशन ए से, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा इसके पास, तो इधर के फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg cos थीटा, और इस साइड के लिए एक ही फोर्स है mg sin थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है a, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a कितना आ जाएगा, g sin थीटा। इसलिए किसी इंक्लाइन पे अगर आप स्लाइड करोगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा का एक्सेलरेशन होगा। कोई डाउट है। अब इंक्लाइन पे अगर कभी ब्लॉक रखा हो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, तो हमेशा कंपोनेंट ऐसे ही लिया करो, इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर। एक एक्सिस ये, इसके लिए इक्वेशन बनाओ, एक इसके लिए बनाओ। हो गया। 'यहाँ देखो इंक्लाइन पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक दूसरे से टच करा के, और दोनों को रिलीज कर दिया, ठीक है ना। जाहिर सी बात है नीचे गिरेंगे। आपसे पूछा है दोनों के बीच में कितना नॉर्मल, एक दूसरे पे कितना नॉर्मल लगाएंगे, क्या, ओके। 7g साइन थीटा, ये क्या बता रहे हो, एक्सेलरेशन। 'ओके, समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना।
सॉल्व तो आराम से कर लोगे जब समझ जाओगे तो। 10g साइन थीटा ना, ये गलत है। क्या 5mg साइन थीटा, ये क्या बता रहे हो, नॉर्मल? ठीक, ये जो 5mg साइन थीटा है ये भी कम गलत नहीं है, आप इसे इक्वल वैल्यू दे सकते हो एकदम, कोई नहीं। चलो देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा था ना मोशन एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। और एक टाइप का मोशन अगर आपने एनालाइज कर लिया है तो फिर उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। तो आप ये मत सोचना कि जब भी क्वेश्चन आएगा साल भर हम बैठ के उसे मोशन एनालाइज कर रहे होंगे। चलो यहां देखो, अकेला 2m होता तो क्या होता, नीचू गिरता, एक्सलेशन जी साइन थीटा होता। अरे एम से एम गया, एक्सलेशन तो जी साइन थीटा ही था ना, है ना। और अकेला 5m होता तो क्या होता, वो भी जी साइन थीटा से गिरता। ये कहां से आया? मैंने कहा अगर वो अकेला होता तो क्या होता, वो भी गलत है। अरे कंट्रोल तो करो बे, जो बता रहे हो सब गलत है। सुनो, अगर दोनों अकेले अकेले होते तो एक्सेलरेशन कितना होता, है ना। अब जरा सोचो, एक क्यू है, क्यू मतलब लोग खड़े हैं एक के पीछे एक, है ना, और पूरी क्यू मूव कर रही है आगे। अगर उस क्यू का हर आदमी 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करना चाहता है तो कोई किसी को धक्का नहीं देगा। अगर आगे वाला तेज भागना चाहता है तो भी कोई धक्का नहीं होगा, बल्कि गैप और क्रिएट होता जाएगा। लेकिन अगर पीछे वाला तेज भागना चाहता है, उसे जल्दी है, वो धक्का देगा, है ना। यहां ये दोनों अकेले अकेले कितने से मूव करना चाहते हैं, जी साइन थीटा से। तो ये जब नीचे गिरना चाहेगा जी साइन थीटा से, तो क्या ये उसका अपोज करेगा कि उतनी जगह खाली करता चला जाएगा? नीचे वाला भी तो जी साइन थीटा से ही मूव करना चाहता है। अगर दोनों एक साथ एक ही स्पीड से चलना चाहते हैं तो क्या पीछे वाले को कोई जरूरत है आगे वाले को धक्का दे? वो धक्का कब देगा? अगर वो तेज चलना चाहता तो धक्का देता। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मान लो नीचे वाले पे फ्रिक्शन है ऊपर वाले पे नहीं है, तो लगेगा धक्का। लेकिन फिलहाल धक्का कितना होगा, 0 होगा। ये तो केवल एनालाइज करके मैंने बता दिया। कोई नॉर्मल दोनों के बीच में, और दोनों अपनी अपनी मर्जी से जी साइन थीटा से गिरेंगे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा और नॉर्मल कितना होगा? तो अपने अपने आंसर को चेक कर लो, कोई है जिसने सही दिया हो? गुड, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो मैंने बता दिया सोच के, और ज्यादा इसलिए क्योंकि मुझे पहले से पता था, है ना। यहां देखो ये तो कंफर्म है कि दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, धक्का तभी लगेगा। और धक्का नहीं भी लगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अकेले नीचे भागने लगे जी साइन थीटा से ज्यादा एक्सेलरेशन से। एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन कहां से आएगा इसके पास? भाई नीचे वाला तेज तो नहीं भाग सकता, क्यों नहीं भाग सकता? एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन के लिए एक्स्ट्रा फोर्स भी तो चाहिए होगा, वो एक्स्ट्रा फोर्स कहां से आएगा? और अगर ऊपर वाले ने इसको लगाया तो लगाने के लिए कांटेक्ट बना रहना चाहिए कि नहीं? अगर इसने इस पे कोई भी फोर्स लगा दिया तो इसका एक्सेलरेशन नीचे जी साइन थीटा से ज्यादा हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से कम हो जाएगा क्योंकि सेम फोर्स इस पे ऊपर लग जाएगा, और दोनों फिर अलग हो जाएंगे। नहीं समझे? चलो हटाओ, ऐसे देखो, दोनों को एक सिस्टम लिया, जो आपने किया होगा वही करता हूं, ठीक। दोनों के एक सिस्टम, तो टोटल मास कितना हो गया? तो नीचे लगेगा 7 mg साइन थीटा, ये तो लगाया होगा सबने, और इधर लगेगा 7 mg कॉस थीटा, इधर लगा दिया होगा n प्राइम, है ना। ओके,
अब जरा देखो, दोनों चलेंगे तो एक साथ, तो एक्सेलरेशन है मान लो ए। क्या इक्वेशन बनाओगे? 7 mg साइन थीटा। आपने गड़बड़ कहाँ की वही बता देता हूँ, मेथड तो आप लोग सही लगा रहे होगे। मास कितना लिखा था? तो अगर 7m लिखा तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन तो सीधा ही आ जाएगा, जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा क्यों नहीं बताया? ओके, तो इसके बाद नॉर्मल निकाला आपने, वहां गलती की। चलिए देखते हैं। अब जब एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आ गया, किसी एक का एफबीडी बना दो। किसका बना दूं? चलो ये बना 5m का। 5m पे नीचे लग रहा 5 mg साइन थीटा, इसके अपने वेट का कंपोनेंट। इधर लगेगा 5 mg कॉस थीटा। एक नॉर्मल लगेगा जो नीचे वाला ऊपर वाले पे लगाएगा, और नॉर्मल हमेशा क्या होता है? धक्का, है ना? तो नीचे वाला ऊपर वाले को धक्का देगा, तो धक्का तो ऊपर ही जाएगा ना। तो इस पे लग गया नॉर्मल ऐसे n1 जो हमें पता करना है, और एक्सेलरेशन मुझे पता है ये कितना है, जी साइन थीटा। क्या? नहीं तुमने ये नहीं बताया। नो नो नो। चलो यहां देखो, अभी क्वेश्चन बनाते हैं। नीचे क्या आ गया? 5 mg साइन थीटा। ऊपर आ गया नॉर्मल इक्वल टू मास 5m, और एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। इससे ये कैंसिल, नॉर्मल कितना आ गया? कोई डाउट है? वैसे एनालाइज करके ज्यादा बढ़िया आता है कि आप सीधे सीधे सोचो कि दोनों एक दूसरे को धक्का क्यों देंगे। एक ही केस बनता है, अगर ऊपर वाला तेजी से नीचे आना चाहे तो धक्का देगा, लेकिन अकेले अकेले दोनों कितने से आना चाहते हैं? जी साइन थीटा से। कोई तेज नहीं आना चाहता, तो क्या कोई धक्का देंगे दोनों एक दूसरे को? नॉर्मल क्या है? धक्का ही तो है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे पे कोई नॉर्मल नहीं लगाएंगे। कोई डाउट है? बेल बज गई ना? ओके, आगे नेक्स्ट टर्न पे। होमवर्क लाइए। डीपीपी कहां तक हो गई थी? तो एक तो न्यूटन्स लॉ की डीपीपी बंद कर लेना, और दूसरा, ये तो पीछे वाले सारे हो गए थे ना, तो मॉड्यूल निकालो। पकड़ो। मॉड्यूल में हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ओके, तो पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40। पेज नंबर 79, ये एक ही तो बुकलेट मिली होगी, इसका है, प्रोजेक्टाइल का है ये, ठीक है ना? ये भी हो गया है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो एक काम करो फिर, तो पी वाई क्यू करें क्या? परीक्षित जेई एडवांस लेवल, इसके पहले क्या है? ये जेई मेंस वाले लेवल, प्रबल के क्वेश्चन किए हैं क्या? प्रबल, ये भी किया है? तो बाकी क्या है? हाँ, रिलेटिव वाले बाकी है ना? ओके 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 ओके, ठीक है। तो एक काम करो फिर, क्वेश्चन नंबर
पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 26 टू 46। ठीक है, ये लो बेटा।